आप देख रहे हैं हिस्ट्री कैफ़े। मैं हूं डॉक्टर नासिर हुसैन, आपका मेज़बान। हिस्ट्री कैफ़े मेरे चैनल डायलॉग टीवी और पाकिस्तान ग्लोबल टाइम्स की मुश्तरका काविश। हिस्ट्री कैफ़े में मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती, इल्मी तारीख़ है, उसका गैर जानिबदाराना तज्ज़िया, मरूज़ी वाक़यात व हालात बिल्कुल दुरुस्त और सही हक़ैक़ और इस्तनाद के साथ पेश किए जाएं। आपने इस काविश के पहले प्रोग्राम जनाब अतर शरीफ साहब के लिखे हुए तज्ज़िये बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर ख़ारजा उनकी कारकर्दगी का तनकीदी जायज़ा को पसंद किया, उससे हौसला अफजाई हुई। इसी तरह हौसला अफजाई करते रहिए और मेरे दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी हौसला अफजाई के नतीजे में ये काम आगे बढ़ता रहे। दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि सदाए खिर्द जो चेहरे आशोब में फैलती रहे। पाकिस्तान के मायना मुअर्रिख़ और मुबस्सिर जनाब अतर शरीफ साहब के उसी तज्ज़िये का दूसरा हिस्सा पेश करने लगा हूँ। अतर शरीफ साहब लिखते हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने जो सबसे अहम रोल प्ले किया वो उनका मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान पर आने वाले असरात और पाकिस्तान की ज़रूरियात जिनके ज़रिए इस मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में मुकाबला किया जा सके और उस पर काबू पाया जा सके और पाकिस्तान के उन अवाम को जो पसमानदा इलाकों में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो सैलाब जैसी आफत की सूरत में जिनके सिंध में 2022 में मुकम्मल तौर पर घर कारोबार सब तबाह हो गए, तो उसके लिए बिलावल भुट्टो एक बड़ी तवाना आवाज़ बनकर उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। अतर शरीफ साहब लिखते हैं कि उनकी काविशों की वजह से 1 खरब 31 अरब रुपए की इमदाद दुनिया ने दी, जिसकी वजह से सिंध में गिरे तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल किया गया और वहाँ पर बेघर हो जाने वाले लोगों को मुफ्त घर मुहैया किए गए। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। फिर उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता है, उनकी वजह से मंदाना रवैये का शिकार है। बिलावल भुट्टो ने बड़ी वजाहत के साथ ये बताया कि पाकिस्तान में कार्बन की जो मिकदार का क्लाइमेट चेंज से ताल्लुक़ है वो ना होने के बराबर है। अमेरिका में ग्रीन मार्शल प्लान को पाकिस्तान के हवाले से उजागर किया। ग्रीन मार्शल प्लान वो अमेरिका का मंसूबा था जिसमें दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने इतनी ज़्यादा माली और बाकी टेक्निकल असिस्टेंस यूरोप को दी थी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया। तो आपने अपने उस ग्रीन मार्शल प्लान का मुतालबा करते हुए कहा कि 2022 के सैलाब की वजह से पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर उन इलाकों में, केपी में, पंजाब में, खुसूसन सिंध में बिल्कुल डिवेस्टेट या तबाह हो चुका है, उसको बहाल करने के लिए हमें आलमी दुनिया की मदद की ज़रूरत है। यही वजह थी कि 1 खरब 31 अरब रुपए की बैनुल-अक़वामी इमदाद अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, तुर्किया और चाइना की जानिब से दी गई और उसकी बुनियाद पर उस सैलाब के मसले से निपटा गया। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा था और उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वजूहात, जिनमें दहशत गर्दी है, जिनमें माली बदनुमानियाँ थीं, तो पाकिस्तान बड़ी सख्त शराइत से गुज़र रहा था इमरान ख़ान के PTI के दौर में। और फिर जब PDM की गवर्नमेंट आई तो उस सिलसिले में
फिर ये ज़िम्मेदारी भी बिलावल भुट्टो के कंधों पर आई। बड़ी मेहनत के साथ अपनी टीम और पाकिस्तानी हुकूमत के तामन से मिलकर पाकिस्तान को FATF की से निकालने में कामयाब हो गए। ये भी उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरह आगे चलकर अतर शरीफ से रकम तराज हैं कि शंकर ने, इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने, जब बिलावल भुट्टो को ये ताना दिया कि उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में पाया गया था और उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और वो वहाँ से निकाला गया, उसकी डेड बॉडी ले गए अमेरिकन, तो उस पर इंतहाई बहादराना अंदाज में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को डैमेज होने से बचाया, पाकिस्तान के इमेज को बचाया। और उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका, लेकिन गुजरात का कसाब नरेंद्र मोदी अभी तक ज़िंदा है। और उनके इस बयान को बहुत बड़े पैमाने पर पजीराई मिली, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। खुसूसन इंडिया का जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसने बहुत शोर मचाया कि ये तो बहुत ही मंदाना बयान है, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे। कश्मीर के मसले पर बिलावल भुट्टो ने बड़ी वाज़ेह सोच इख्तियार की और कहा कि कश्मीर उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान वजह तनाज़ा रहेगा जब तक इस कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय प्लेबसाइट का हक नहीं दिया जाता। अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो ने MCS के जो उनके लेक्चर है उसकी वीडियो अब आप इस प्रोग्राम के आखिर पर देखेंगे। उन्होंने वहाँ बड़े वाज़ेह तौर पर तालिबान के हवाले से बात की है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान दोनों के हवाले से, अल-कायदा, दाइश, इन तंजीमों के हवाले से बिलावल भुट्टो का बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ है और रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह। उनका कहना यह है कि मैं ख़ुद विक्टिम हूँ उस दहशतगर्दी का जो इनकी तरफ से की जाती है, और इनके नतीजे में मैंने अपनी शहीद रानी माँ बेनज़ीर भुट्टो को खो दिया, बल्कि पाकिस्तान और दुनिया की मुदब्बिर सियासतदान को खो दिया। तो अपने हालिया इंटरव्यू में भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि तालिबान पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। बिलावल भुट्टो का बतौर वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ़ मुल्कों का दौरा, मसलन बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से जब वो जा रहे थे गैर मुल्की दौरे पर, तो ढाका एयरपोर्ट पर उतरे, चट्टागांग और ढाका, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई वज़ीर ख़ारजा से, और वह पाकिस्तान के उनके तल्लुकात को आगे बढ़ाने में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। चाइना ने बिलावल भुट्टो को बतौर वज़ीर ख़ारजा एक अहम तरीन शख्सियत के तौर पर वो ना सिर्फ ये कि खुश आमदीद का उनका इस्तकबाल किया, बल्कि वो ये जानते थे कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की दो अहम सियासतदानों, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आर्किटेक्ट ऑफ द रिलेशंस विद चाइना, एक का नवासा दूसरे का बेटा, और CPEC के आर्किटेक्ट जरदारी का बेटा है, और वो अच्छी तरह जानता है कि चाइना और पाकिस्तान के तल्लुकात कितनी अहमियत के हामिल हैं। बासियत वज़ीर ख़ारजा अतर शरीफ साहब लिखते हैं कि बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सही सियासी वारिस होने का सबूत अपनी कारकर्दगी से दिया। उम्मीद है आपको हमारी ये आखिरी किस्त इस हवाले से पसंद आई होगी। अब आप देखें बिलावल भुट्टो साहब के MCS में लेक्चर और अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर का क्लिप। I'm going to give Kathy the last word, but I don't know how to precisely put answers to so many questions, but just to very, very quickly, no resistance to the Taliban that is any serious threat to them exists. There's a fool's paradise in the West that there's going to be some sort of resurgence of the National Front or anybody else. That's not happening. The biggest kinetic threat to the Taliban right now is Daesh and ISIS, so if you prefer them, take them. The other option is to, whatever this
situation is in Afghanistan right now, it is a direct result of NATO and the United States up and leaving from Afghanistan. Yep. If you wanted to deal with someone else over there, well, you shouldn't have left. You have left. Now you've got the Taliban to deal with. For Mehbooba, I know it's very difficult for them, and they're over here. They're experiencing extremely testing times, but Pakistan has and will continue to help the people of Afghanistan in whatever way we can. We have hosted the largest number of refugees on the planet, and they're from Afghanistan, 100,000 of which have come after the fall of Kabul. It is an extremely complicated situation, but we can't wash our hands and turn our backs on Afghanistan. Yeah. It's time to create consensus, and not fanciful utopian consensus, but consensus based on the realities of Afghanistan, continue the humanitarian aid, open up their banking channels, unfreeze their funds so their economy can function. You can't starve your way to women's empowerment. There has to be a functioning state. At any opportunity, in any way, I'm willing to engage with the civil society, with the women, with the Taliban in Afghanistan. But we can't wash our hands, turn our backs, and leave them to their own devices. Thank you.
going to give Kathy the last word, but I don't know how to precisely put answers to so many questions, but just to very, very quickly, no resistance to the Taliban that is any serious threat to them exists. There's a fool's paradise in the West that there's going to be some sort of resurgence of the National Front or anybody else. That's not happening. The biggest kinetic threat to the Taliban right now is Daesh and ISIS, so if you prefer them, take them. The other option is to, whatever this situation is in Afghanistan right now, it is a direct result of NATO and the United States up and leaving from Afghanistan. If you wanted to deal with someone else over there, well, you shouldn't have left. You have left. Now you've got the Taliban to deal with. For Mehbooba, I know it's very difficult for them, and they're over here. They're experiencing extremely testing times, but Pakistan has and will continue to help the people of Afghanistan in whatever way we can. We have hosted the largest number of refugees on the planet, and they're from Afghanistan, 100,000 of which have come after the fall of Kabul. It is an extremely complicated situation, but we can't wash our hands and turn our backs on Afghanistan. It's time to create consensus, and not fanciful utopian consensus, but consensus based on the realities of Afghanistan, continue the humanitarian aid, open up their banking channels, unfreeze their funds so their economy can function. You can't starve your way to women's empowerment. There has to be a functioning state. At any opportunity, in any way, I'm willing to engage with the civil society, with the women, with the Taliban in Afghanistan. But we can't wash our hands, turn our backs, and leave them to their own devices. Thank you. From a Pakistani perspective, historically we played the role of a bridge builder rather than, say, a dividing force. But there are some countries who are profiting or benefiting from the fact that these two countries, the United States and China, are increasingly competitive. But Pakistan has been in a different position. If you want to put us in a camp, we would like to see ourselves as bridge builders, and we played that role in the past between establishing diplomatic contacts and the relationship between the United States and China. And going forward, we'd like to see ourselves as a country that can bridge that gap rather than sort of